हेलो गाइस। मैं आज लाइव आने की सोचा था और प्लान भी किया था, लेकिन मेरा OBS स्टूडियो जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए काम आता है उसमें क्या है, थोड़ा अपडेट लेने लगा तो प्रॉब्लम हुआ और उसको मैं फिक्स नहीं कर पाया, इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा कि आप अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कैसे बनोगे। ठीक है, वो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, शायद वो लोग न्यू स्टूडेंट्स होंगे या ओल्ड स्टूडेंट्स भी होंगे। तो बहुत लोगों को इसमें डाउट रहती है कि सर हम लोग सिर्फ इतना मॉड्यूल्स पास कर देंगे तो हम एएमई बन जाएंगे या कुछ और भी है। और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो सिर्फ मॉड्यूल के पीछे पड़े हुए रहते हैं और लास्ट को मॉड्यूल पास करने के बाद उनको पता रहता है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको आज पूरा का पूरा डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या बनना चाहते हो, कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हो, हर बार एयरक्राफ्ट फ्लाई होने से पहले CRS इशू करना चाहते हो, मतलब सर्टिफाइंग स्टाफ बनना चाहते हो, या जनरली हम जैसे एएमई बोलते हैं वो बनना चाहते हो, तो उससे पहले इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो को देख लेना। मैंने आजकल लाइव नहीं कर पाया तो आपका क्वेश्चन वगैरह भी आंसर नहीं कर पाया तो कमेंट में क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस की बात करते हैं और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की भी बात करते हैं, कि जब इस एयरक्राफ्ट का एक जन इंजीनियर तभी बोला जाएगा जब उस एयरक्राफ्ट का उसने क्या ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है कम से कम। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, लाइसेंस के साथ जिस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो काम कर रहा है, उस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या दिया होगा, ऑथराइजेशन दिया होगा। किस चीज़ का, इस लाइसेंस की बेसिस में, जो लाइसेंस इसके पास होगा उसके एयरक्राफ्ट के उस एयरक्राफ्ट के ऊपर, जैसे B1.1 B2 या कोई भी ऐसे 5 कैटेगरी का लाइसेंस है, तो उस लाइसेंस की बेसिस में इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अगर उस बंदे को ऑथराइजेशन दे रखा है किस चीज़ का, कि हर बार एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होने के बाद या फ्लाई होने से पहले तो सर्टिफाई करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। तो उस इंजीनियर की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बात किया जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की, तो बात रखना उसके पास लाइसेंस होता है तभी हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बोलेंगे, नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सपोर्ट स्टाफ बोलेंगे। उसके पास अगर इंजीनियर है वो और लाइसेंस है उसके पास और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑथराइजेशन दे रखा है, तभी उसे बोलेंगे एएमई या सर्टिफाइंग स्टाफ। तो इससे आपने दो चीज़ें पता कर लिया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दो टाइप के लोग काम करते हैं। एक जिनके पास प्रिविलेज होता है सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस CRS देने का, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास होता है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको क्या दे रखा है, इनको दे दिया है सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस, इसलिए इनको कई बार सर्टिफाइंग स्टाफ भी बोला जाता है या एएमई भी बोला जाता है। ठीक है, तो खाली लाइसेंस लेने से आप एएमई नहीं बन जाते हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफाइंग स्टाफ ऑथराइजेशन दिया होगा तभी आप बनोगे एएमई या सर्टिफाइंग स्टाफ। बाकी जिनके पास सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एएमई लाइसेंस हो, आपने ले लिया, मान लो जो भी प्रोसेस है बात करेंगे अभी, ले लिया मान लो, लेकिन मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रिविलेजेस नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, ऑथराइजेशन नहीं दिया है कि आप सर्टिफिकेशन इशू करो बोल के, तो फिर आप सपोर्ट स्टाफ में ही रहोगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कैसे बनोगे। हमेशा ध्यान रखना, मॉड्यूल्स के पीछे मत पड़ना, पहले ये प्रोसेस जान लेना कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तभी बनते हैं कि जब फॉर एग्जांपल इसके लिए तो बहुत सारे वे हैं, लेकिन लाइसेंस कैसे लेंगे, एएमई कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन किया कहीं पे आपने कोई मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे CAR 147 बेसिक, 147 बेसिक,
ठीक है, जिसे बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। वहाँ आपका बीत गया 3 इयर्स, ठीक है। बीतने के बाद उसके अंदर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। इस COFR के बेसिस में आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसकी बेसिस में कहीं पे वर्क करने के लिए। ध्यान रखना, वर्क करने के लिए मतलब ट्रेनी टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन ऐसे पोस्ट ऊपर ऊपर बढ़ती है, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है। तो इस लेवल में टेक्नीशियन के लेवल पे, ठीक है, आप काम करते हैं और क्या गेन करते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का लाइसेंस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का लाइसेंस है। तो उस लाइसेंस, अलग अलग टाइप का लाइसेंस के लिए अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल B1.1 है तो 5 ईयर, B2 है तो भी 5 ईयर, ठीक है। ऐसे कुछ लाइसेंस है जिसके लिए 3 ईयर्स भी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बीत गया 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग में कितना बिता दिया, 2 से 3 साल बिता देते हैं, यहाँ पे 5 साल बिता दिया। उसके अंदर जब यहाँ पे पढ़ाई करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग होती है, यहाँ जब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हो, कितना साल हो गया, 3 साल प्लस 5 साल, 8 साल के अंदर लगभग तुम्हें मिलती है 10 साल की, ठीक है। तो ये 8 साल के अंदर या 10 साल के अंदर तुम्हें लेना पड़ता है क्या चीज़, सारे के सारा मॉड्यूल्स क्लियर करना पड़ता है, उसे बोलते हैं नॉलेज एग्जामिनेशन। मतलब जितना आपको जल्दी होती है, ठीक है, कि आप लाइसेंस ले लेंगे मॉड्यूल क्लियर करने से, वैसे कुछ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी लेना है। तो आप मॉड्यूल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है। या आप जब COFR लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई ना कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या करो, नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना जल्दी आप मॉड्यूल्स क्लियर करेंगे। नहीं तो आपका पैसा वेस्ट होता रहेगा, बार बार मॉड्यूल्स देते होंगे, फेल होते होंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। इसलिए मॉड्यूल्स के पीछे ही मत पढ़ो, नॉलेज के पीछे पढ़ो, ठीक है, वो आपको आगे जाके कॉम्पिटेंट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेनिंग लिया तो COFR मिलता है, जिस बेसिस में आप क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हो काम करने के लिए एलिजिबल। तो यहाँ पे काम आपको किस बेसिस में मिलता है, आपकी नॉलेज की बेसिस में। आप जितना अच्छी तरीके से इंटरव्यू क्रैक करोगे, अच्छा नॉलेज दिखाओगे, उस तरीके से आपका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो यह एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब, और एक चीज़ क्या हो गया कि आपने क्या किया, आपने क्लियर किया ट्रेनिंग, ठीक है, टू 2 to 3 इयर्स का ट्रेनिंग। उसके बाद क्या लिया, एक्सपीरियंस लिया आपकी COFR के बेसिस में, ठीक है। एक्सपीरियंस ले लिया 5 इयर्स की, जैसे मैं B1.1 या B2 की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेने के बाद भी भाई तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसके लिए क्या होता है, टाइप ट्रेनिंग होता है। ये कहाँ होता है, CAR 147, ठीक है, टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन किया जाता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन किया जाएगा, डिपेंड करता है प्रीवियसली तुमने किस टाइप का मॉडल का एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्सपीरियंस ले रखा है, उस बेसिस में, ठीक है। ये जनरली आपको मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन खुद भेजती है। आप बहुत लोग इसको खुद से करना पसंद नहीं करते, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो इस बेसिस में आप वहाँ पे टाइप ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके अलावा और क्या करना पड़ता है, टाइप एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ओरल एग्जाम भी होता है बहुत सारे एयरक्राफ्ट के लिए। तो इसमें लगभग आपको कुछ और टाइम बितानी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए कि इसके बाद आप अप्लाई करते हो AME लाइसेंस के लिए, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 2 से 3 साल, 2 से 3 ईयर तो आपका ट्रेनिंग में बीत गया, और कितना 5 इयर्स के आसपास आपका एक्सपीरियंस गेन करने में बीत गया। तो आपको ये पूरा टाइम मिलता है कि AME लाइसेंस अप्लाई करने से पहले, AME लाइसेंस अप्लाई करने से पहले लगभग
8-10 साल के आसपास मिलता है कि आपको मॉड्यूल्स क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो आपको इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कि मैं मॉड्यूल्स क्लियर करने के चक्कर में कोई गलत स्टेप ले लूँगा। जैसे क्या स्टेप ले लूँगा कि क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लूँगा। जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आऊँ, तो 10 दिन के पास को बाद कोई कुछ पूछ ले इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग, तो मुझे कुछ नहीं आया। तो भाई बताओ, कोई भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइज़ेशन आपका इस तरीके का अगर रहेगा मॉड्यूल्स का नॉलेज, तो आपको किस तरीके से देगा? काम देगा, या काम में जॉइन भी हो जाते हो आप, तो आपको किस तरीके से, आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरे को ये चीज़ आता है, इसमें मास्टर हूँ बोल के, तो आपको किस तरीके से आप इंजीनियर बनने के रास्ते में आगे बढ़ोगे? तो कहीं न कहीं टेक्नीशियन बन के आधे में ही रह जाओगे। और मैं रियलिटी आपको बताऊँ, मैं बहुत जने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 और 10 ये बेसिक मॉड्यूल्स में ही पड़े हुए रहते हैं। इनको क्लियर करने में इनकी वाट लग जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जभी भी आप मॉड्यूल्स क्लियर करने की आती है, जैसे आपका कंप्यूटर नंबर आ जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7 और 10 में ध्यान दो, क्योंकि इतना मॉड्यूल्स आपके पास है तो कोई ना कोई एएमओ आपको काम ज़रूर देगा। अगर इसमें आपका बेस्ट नॉलेज है और ये मॉड्यूल्स है तो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी मेंटेनेंस इंजीनियर को भी पूछोगे, तो ये मॉड्यूल्स एटलीस्ट इतना मॉड्यूल्स आपके पास है, बेस्ट नॉलेज है इन मॉड्यूल्स का, तो आप मेंटेनेंस में काम करना शुरू कर दोगे अच्छी तरीके से। बाकी ये मॉड्यूल जो है ना, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो उसका नॉलेज लेते रहना, और ये मॉड्यूल्स को कहाँ अप्लाई करना, जैसे आप बी 1.1 के हैं तो 11A या 15, 17 इनमें अप्लाई करते रहना। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच ये रहनी चाहिए कि मैं ये सिस्टम्स का मॉड्यूल्स क्लियर करूँगा पहली अटेम्प्ट में। बहुत सारा स्टूडेंट्स होते हैं सिस्टम्स का मॉड्यूल क्लियर करने के लिए डरते हैं। जैसे B2 होता है तो 13 और 14 ये क्लियर करने के लिए उनकी वाट लगती है। क्यों? उनको 3, 4, 5 का या बेसिक मॉड्यूल्स का उनको अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, मॉड्यूल्स परीक्षा पोर्टल में क्लियर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, उसका अच्छे से नॉलेज लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर अच्छे से सीखने का, एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है? और उसको अप्लाई करने का सिस्टम्स के मॉड्यूल्स में। क्योंकि आपको पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में जो नॉलेज है ना, वो इन सिस्टम की बुक से ही मिलती है। ये तो बेसिक मॉड्यूल्स है, हर जगह आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप बेसिक मॉड्यूल में से 6, 7 और 10 अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, ठीक है? अच्छा नॉलेज लेके, जो कि आपको काम, एक काम पाने में, टेक्नीशियन का काम पाने में, एक्सपीरियंस लेने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आप सीधा-सीधा 3, 4, 5 वो 6, 7, 10 छोड़ के बाकी का जो मॉड्यूल्स है, वो नॉलेज गेन करके उसका नॉलेज सिस्टम में अप्लाई कीजिए, और डायरेक्टली सिस्टम और बाकी का मॉड्यूल धीरे-धीरे क्लियर कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप करेंगे, तो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले लिए, ठीक है? आप ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस ले लें, तो उसके पास 6, 7 और 10 आ गया। और मैं बोल रहा हूँ, आपका पास अगर इसका अच्छा नॉलेज है, तो आप काम को भी एन्जॉय करेंगे इस बेसिस में। बाकी का जो मॉड्यूल्स है वो भी क्लियर करेंगे, और आप इस बेसिस में जो भी काम कर रहे होंगे, आपका जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको खुद भेजेगा टाइप ट्रेनिंग के लिए, और खुद आप प्रिपेयर करेंगे टाइप एग्ज़ामिनेशन के लिए। इस तरीके से आप बन सकते हैं एक सर्टेन एएमई। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किस चीज़ को, मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ। दूसरी बात क्या है कि खाली हम अगर मॉड्यूल्स पढ़ लिए तो एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज गेन किए भाई, इंडस्ट्री के बारे में भी आप अपने को नॉलेज चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज चाहिए कि हमारी करंट सिचुएशन में डिमांड क्या है एएमई की, और कितने लोग एएमई फील्ड में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इनके बारे में आप जानना चाहते हो कि इंडिया में कितना नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स है अभी के टाइम पे, ठीक है? और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, जो 48 या 50 के आसपास एएमई कॉलेजेस है। हर साल देखें तो 4000 से 5000 मैन पावर एंट्री करने की कोशिश करती है हमारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्री में।
ठीक है? लेकिन उतना डिमांड नहीं है इसके अंदर। नहीं, चलो है भी है, आपकी बात मान लिया, लेकिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ के आए हुए हैं, तो उनके पास स्किल क्या है? स्किल छोड़ो, वो तो बड़ी बात हो गया, लेकिन उनके पास उतना नॉलेज कहाँ होता है, ठीक है? नहीं, आप बोलोगे हम जाते हैं, हमारे को ट्रेनिंग दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, नहीं, नहीं होता है। क्यों? इसका दूसरा रीज़न ये है कि आपके पास इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आपको डेली इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है, स्पेशली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंडस्ट्री, उसके बारे में नॉलेज लेनी है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कितना आ रहे हैं। करेंटली हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे जो एरोप्लेन है 712 से 750 के आसपास एयरक्राफ्ट है, और उसके ऊपर तुम लोग काम करने वाले हो। तुम लोग ही नहीं, जो एयरफोर्स से आते हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब लोग इसमें काम करने वाले हैं। तो आप खुद डिसाइड करना, जो भी नए हो या पुराने हो, इस फील्ड में कितना आपका डिमांड है और कितना कंपटीशन है, ठीक है? और दूसरी चीज़, ये तो डिमांड सप्लाई की बात हो गया, आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर पूरा एनालिटिकल, तो मेरे पास है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? कि आने वाली टाइम पे क्या नीड हो है, ये नीड है कि नीड नहीं है, क्या है, सब बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप अगर देखोगे इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एविएशन में, कि पिछले 2-3 महीने में जाओ या 2-3 साल में जाओ, तो जो एक्सीडेंट्स हुआ है, वो क्यों हुआ है? वहाँ पे मेंटेनेंस वालों का भी कुछ रीज़न है, वो भी कारण है जिनकी वजह से ये चीज़ें हुआ है। और उनमें ऐसे क्या कमियाँ आ गई है कि वो अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। जैसे उनका सैलरी नहीं बढ़ाए बोल के स्ट्राइक कर रहे थे, अभी-अभी एआईसीएल वालों की स्ट्राइक हो रही थी वगैरह, आप देखे होंगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में। तो वो क्यों हो रहा था? तो उस बेसिस में भी आपको ट्रे मिलेगा कि आप खुद डिसाइड कर पाएँगे कि इंडियन का जो मेंटेनेंस इंडस्ट्री है एविएशन का, एयरक्राफ्ट का, उसमें आप जाना है या नहीं जाना है, जो भी आप डिसाइड कर पाएँगे। अगर उसके अंदर जाना है तो पहले से खुद को प्रिपेयर कर पाएँगे। क्यों? ये इंडस्ट्री नीड करता है बहुत सारे पेशेंस, और बहुत सारा क्या है, तुम्हारे पास कोई कंटिन्यूअस लर्निंग तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है? और पेशेंस होना चाहिए, और तुम्हारे पास कहीं न कहीं बैक सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है? घर से या तुम्हारे कोई पार्ट टाइम इनकम होना चाहिए, ठीक है? तो अभी के लिए देखा है तो 15 एयरलाइन है, 137 एयरपोर्ट्स है, ठीक है, इंडिया में। तो इस 15 एयरलाइन में से बहुत लोग घाटे में भी जा रहे हैं, ठीक है? वो क्यों जा रहे हैं? वो तीसरा फैक्टर है, आपको डिसाइड करनी है। ऑलरेडी एक एयरलाइन बंद हो चुकी है, एक एयरलाइन टाटा खरीद चुका है, तो बाकी चीज़ें जो हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इवन मैं लॉस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्या प्रॉफ़िट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसके ऊपर भी आपके एक नज़र रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें सीखा मैंने, तुम्हें ऑलरेडी प्रोसेस बता दिया। 10 साल से पहले आप एएमई नहीं बन पाओगे, लाइसेंस तो नहीं जा पाओगे। हाँ, आप कॉलेज जब पास करते हो 3 साल के बाद, सीओफा के बाद, आप टेक्नीशियन या जूनियर टेक्नीशियन, ट्रेनी टेक्नीशियन पोस्ट तक जा सकते हो, ठीक है? दूसरी बात क्या, मैंने 3 चीज़ें आपको बोला, एक सप्लाई डिमांड जान लेनी है, दूसरा एयरक्राफ्ट कितना है, कितना लोग पास करते हैं, वो चीज़ें जान लेनी है, तीसरा चीज़ एक्सीडेंट वगैरह क्यों होती है, वो चीज़ें देख लेनी है। तो ये इस टाइप का फैक्टर्स को आप अगर कंसिडर करोगे, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे, और आप अंदर घुसना है या नहीं जाना है, वो चीज़ भी आप डिसाइड कर पाओगे, और उसके हिसाब से खुद प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है? इसके अलावा आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और दूसरी चीज़, मैं आज लाइव नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, ठीक है? क्योंकि मेरा ओबीएस स्टूडियो जो है ना, ले लिया क्या चीज़, अपडेट, ठीक है?